ये भारत देश है, ये तुम्हारा अंगना नहीं है। जहाँ तुम्हारा अंगना हो चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, अपने अंगने में जाओ, उल्टे होके नचो जाके। वो मुगल काल में भी पंचर जोड़ रहे थे और आज भी पंचर जोड़ रहे हैं, तो उनके उत्थान के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सनातन बोर्ड बनवा दीजिए आप लोग, मैं आप सबको आमंत्रण देता हूँ, आप सब उस ट्रस्ट का हिस्सा होंगे। आपकी इच्छा हो सबको ले आओ, ओवैसी को भी बनाएंगे, इकरा हसन को भी बनाएंगे, बर्क को भी बनाएंगे, इमरान मसूद को भी बनाएंगे, जिसको कहोगे उसको ट्रस्ट का हिस्सेदार बनाएंगे। आप सनातन बोर्ड तो बनाइए। मैंने बात आती है कि देश की जनता ही देख रही, पिछले एक हफ्ता हो गया है करीब, और वक्फ बोर्ड इसी पे टीवी पे सारे दिन चलता रहता है। तो जनता को जानना जरूर चाहिए ये है क्या, आखिर क्या था। वक्फ बोर्ड जो था, जो उन्होंने एक अपना ट्रस्ट बनाया हुआ था, उसमें क्या था कि जो लोग अपना होते हैं, कोई अपना एक ट्रस्ट बना दिया, उस ट्रस्ट में कोई ज़मीन दान देता है, कोई दौलत दान दे देता है, कोई कुछ देता है, भलाई के लिए दिया जाता था दान। ये लोग करते क्या थे, ज़मीन किसी ने दान की, उस पर 25-25 मंजिला इमारतें खड़ी होती थी। उन इमारतों को खड़ा करके और उनको फ्लैटों के रेट में फिर बेचा जाता था, और ज़मीन की वक्फ की है, वक्फ के नाम की ज़मीन का नाम लिया जाता था। अब है क्या, उसके अंदर क्या चल रहा था, अंदर ये था कि एक तो उनका जो खुद की कमेटी थी, ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, वही उसका करता धरता, वही सारे निर्णय लेता था, वही सारी चीज़ें करता था। नंबर एक बात, अगर करते क्या थे, जैसे आपका घर है, वक्फ ने अगर आपके घर पे उंगली रख दी कि ये जी वक्फ की प्रॉपर्टी है, रुमाल भी रख दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना तो जिलाधिकारी के पास जाने की परमिशन है, ना आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप जो उनका ट्रिब्यूनल है वहाँ पे जाएंगे, और ट्रिब्यूनल में क्या होगा, आज भी 10,000 केस पेंडिंग है। ऐसे लोग रो रहे हैं वहाँ पे, 10,000 केस आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनकी ऐसी संपत्तियां हैं इन्होंने उसको वक्फ बोर्ड से घोषित कर दिया, और वो बेचारे मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसकी अपील वो ना हाई कोर्ट में कर सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में कर। इनकी एक अलग अदालत चलती है, ट्रिब्यूनल कोर्ट अलग, उसने जो फैसला दिया वही मान्य होगा। अब सरकार ने इसमें क्या किया, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉज उसमें हैं, कई संशोधन छोटे मोटे हुए हैं जो देश की जनता को सिंपली समझ में आ जाए। अब इसमें क्या हुआ है कि अगर आपकी संपत्ति को, आपके घर को किसी ने वक्फ बोर्ड बोला है, सबसे पहले जिलाधिकारी उसके कागज़ देखेगा, लाओ भाई कागज़ लाओ, अगर ये वक्फ की संपत्ति लाओ, कागज़ लाओ, कहाँ है, कागज़ होंगे नहीं। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप कागज़ लाओ, अगर आपका घर है ये, आप अपने रजिस्ट्री के पेपर दिखाएंगे, आप सेफ हो गए, जिलाधिकारी वहीं उसका फैसला कर सकता है। इसमें भी ये लोग हो हल्ला काटे हैं, इसमें भी कानून में संशोधन किया गया है, मोदी जी ने ये किया है। फिर भी अगर वक्फ बोर्ड नहीं सेटिस्फाई है तो उसके बाद वो कोर्ट जा सकता है, उस चीज़ को लेके कोर्ट का रास्ता दिया हुआ है। और आप अगर संतुष्ट नहीं हैं, जिलाधिकारी ने आपके हक में फैसला नहीं दिया है, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता हो गई, क्लियर कट पूरी तरह से। यानी कि अब रास्ते खुल गए हैं कोर्ट तक जाने के लिए, और ये धांधलगर्जी बंद हो गई कि जिसकी ज़मीन पे चाहो वहाँ, जैसे आपने खूब एग्जाम्पल अभी देखे होंगे कि ये जो कुंभ चल रहा है वो वक्फ की ज़मीन पे है, और संसद भवन है वो वक्फ की ज़मीन पे है, जिस पे वो कह देंगे वो उन्हीं की ज़मीन है। पहले ये हो गया, अब ये कानून इस तरह से बन गया कि जिलाधिकारी, अब इनको क्या, जिलाधिकारी पे भी इनको क्या आपत्ति हुई कि भाई जिलाधिकारी को ही तुमने सब कुछ बना दिया, वो जो कर देगा जी वही चौधरी हो गया जी, वही सब कुछ करेगा। अरे जिसको बना देते, वो एसपी को बना देते, वो कमिश्नर को बना देते, तुम्हारे शब्द तब उसके लिए भी यही होते। वो एक गांव के सरपंच को बना देते अगर, तो तुम कहते लो जी तुमने तो सरपंच को ही प्रधानमंत्री बना दिया, अब वही हमारी ज़मीनों का फैसला लेगा। तो इस विवाद का कोई अंत नहीं है। जिलाधिकारी मंदिरों की सारी चीज़ें देखता है, भाई जिले का जज है वो, कोई भी समस्या जिले के अंदर देखी तो देगा, होगी समस्या तो वो जिलाधिकारी देखेगा, कौन देखेगा। दूसरा एक जो मुझे समझ में आया कि इनकी जो कमेटी जो अब बनाई गई है, उसमें महिलाओं की, 2 महिलाओं की
2 सदस्यीय महिलाओं की भागीदारी इसमें कर दी इसमें। तो मुझे ये बताइए, या तो अखिलेश बाबू ये बोल दें, या तेजस्वी बोल दें, या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ओवैसी या कोई ये बोल दें, क्या महिलाएं नहीं होनी चाहिए? आप महिला विरोधी हैं, या इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि महिलाएं क्यों नहीं होनी चाहिए। जब मोदी जी पूरे देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर ला के खड़ा कर रहे हैं, हिंदुओं में ये चीज़ हो रही है, तो मुस्लिम महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुस्लिम महिलाओं के लिए ही तो भाई 3 तलाक किसके लिए आया था? मुस्लिम बहनों की ही तो रक्षा के लिए 3 तलाक कानून मोदी जी लाए हैं। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे, उसमें भी मिर्च लग रही, क्योंकि महिलाओं को तो इन्होंने शुरू से कूड़ा करकट और रद्दी समझा है ना। इस कम्युनिटी में कभी महिलाओं की इज्जत हुई नहीं है, आप तो जानते हो, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। असदुद्दीन ओवैसी, बीच में टोकूंगा, असदुद्दीन ओवैसी भले ही सुप्रीम कोर्ट चले गए हों, लेकिन उस दिन सदन में खड़े होकर के भी उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार नहीं करेगी। माइनॉरिटी स्वीकार क्यों नहीं करेगी? केवल तुम 5% जो मुट्ठी भर लोग हो वो नहीं स्वीकार, क्योंकि तुम लोगों की चौधराहट खत्म हो जाएगी। तुम लोग जो कब्जा करके और पैसा बना रहे थे, ओवैसी के बच्चे देश से बाहर पड़ रहे हैं। जरा गरीब मुसलमानों के बारे में पूछे, क्या वो ज़िंदगी भर पंचर जोड़ेंगे? वो मुग़ल काल में भी पंचर जोड़ रहे थे और आज भी पंचर जोड़ रहे हैं। तो उनके उत्थान के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी आप देख लीजिए कहीं भी, और ओवैसी के अपने बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ रहे हैं। ऐसी जो कश्मीर अलगाववादी कश्मीरी थे, उनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ रहे थे। लेकिन गरीब मुसलमानों की जब बात आती है तो एकदम सरिया पे लाके और इस चीज़ पे लाके उनको पूरी तरह से बहकाने की और बहलाने की कोशिश करते हैं। दंगा करो, फसाद करो, ये चीज़ करो। खैर, इस चीज़ पे मैं आता हूँ। 2 चीज़ हो गई। तीसरी एक चीज़ और जो मुझे समझ में आई, भाई वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, दुनिया देश को ये समझना चाहिए है क्या। एक जो बफ वाई यूज़र क्लॉज जो है, बफ वाई यूज़र का मतलब ये है कि इनकी आपत्ति इस चीज़ पे ये है कि भाई हम किसी चीज़ को जो यूज कर रहे हैं, हम बरसों से यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी मस्जिद है, हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, या इस जगह पे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो हमें यहाँ ये जगह जो है हमारी है, आप कह रहे हो कि इसकी भी जांच होगी, ये तुम्हारी है कि नहीं है। इसको बोल, ये सबसे बड़ा डर जो इनके अंदर ये है कि ये हमारी छिन जाएंगी। अब है क्या, आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये पार्क है, इस पार्क में अभी 2-4 साल तक 20 आदमी खड़े होके नमाज पढ़ने लगे, तो ये बफ वाई यूज़र हो गई। तुम तो तुरंत कह दोगे भाई 10 साल से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, ये बफ की ज़मीन है, ऐसे कैसे कोई पढ़ने दे सकता है अपनी जगह पे? बफ की ज़मीन है तभी तो 10 साल से पढ़ रही। अब मनमोहन सिंह का राज 10 साल तक रहा था। 10 सालों में जहाँ जहाँ लोगों ने ज़मीन का इस्तेमाल कर लिया, नमाज पढ़ी जा रही है, या एक मीनार वहाँ पे खड़ी कर दी, तो बस वो बफ की ज़मीन हो गई। ये कैसे साबित होगा? अब इन्हें लग रहा है कि इन चीज़ों की अगर जांच हो, अब यहाँ पे जैसे सपोज जहाँ आप खड़े हो वो कहें कि ये जो है लैंड बफ वाई यूज़र ज़मीन जो है लैंड वाई यूज़र है, इसको जो है ये बफ की ज़मीन है। अब कानून में ये आ गया है कि भाई वक्फ बोर्ड, या तो तुम बोलो वो हिंदुस्तान के किसी बोर्ड का नाम रखो, भारतीयता के नाम पे रखो, वक्फ का तुम नाम लेके सऊदी अरब से लेके आए हो और चाह रहे हो कि सबकी ज़मीनें हमें मिल जाएं, तो अब ये कर दिया केवल मुसलमान ही अपनी ज़मीन दान दे सकता है। इस्लाम को जो मानने वाले हैं वो अपनी ज़मीन दें। अब बताइए भाई साहब, आप हैं, आप कल को यहाँ से 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या हमारा भांजा है खुद का, मेरा भांजा अमेरिका गया हुआ है 3 साल के लिए वहाँ पे, और उसका मकान यहीं पे है, एक्सटेंशन में उसका घर है। अब वक्फ वाले वहाँ पे जाके कब्जा कर लें, वो बेचारा 3 साल बाद अमेरिका से जब यहाँ आएगा वो कहेगा अरे यहाँ पे तो बोर्ड लगा हुआ है, वक्फ बोर्ड का जो है बोर्ड लग गया यहाँ पे, अब हम कहाँ जाएँ, हमारा तो घर चला गया। तो भैया उससे पूरी पावर होनी चाहिए इस चीज़ की कि अपने ज़मीन के रजिस्ट्री के पेपर ले, जिलाधिकारी के पास जाए, कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए। तो ये कानून में सुधार हुआ है। मुझे कोई भी देश का जो छोटा मोटा भी जानकार होगा, जो मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई हैं, अगर इसमें से कोई चीज़ अगर गलत हो तो मैं मान लूँगा, और ना गलत था। आप लोगों ने अगर लोकसभा की राज्यसभा की कार्रवाई देखी होगी तो आपने देखा होगा कि विपक्ष कोई सार्थक जवाब नहीं दे पाया। किस चीज़ पे आ गया? जैसे अखिलेश बाबू हैं, किस चीज़ पे बात है आगे का, किस चीज़ पे पहुँचे? कुंभ, राम मंदिर अध्यक्ष, और हाँ अध्यक्ष, भाजपा का अध्यक्ष, इन चीज़ों पे बात कर रहे। जिस चीज़ के लिए रात को 3 बजे तक चर्चा चल रही है उस पे आइए, उस पे बात करिए, क्योंकि जवाब है नहीं। इन्हें तुष्टीकरण से मतलब है।
बहलाना, भड़काना, मतलब इतना आप ये समझो कि कितने ज़्यादा आसमान पे इन लोगों का अहंकार है कि लोगों से कह रहे कोर्ट कानून ये देश से ऊपर हो गए हैं। लोकसभा के अंदर बोल रहा है कि ये कानून इस्लाम जो है कोई मुसलमान मानेगा नहीं। बताइए आप, ये बोल रहे हैं, इतनी इनकी हिम्मत है। बिल्कुल फाड़ा है ओवैसी ने और बोल रहे हैं कि इसको कोई जो है नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनने के बाद तुम कानून नहीं मानोगे? इतना ज़्यादा अपने आप को अहंकार हो गया है। तुमने क्या इस्लामिक कंट्री समझे हैं जो अब तो पहली बात सरिया से चल नहीं रहे हैं, जो 2-4 कंट्री सरिया से चल रहे हैं, तुम यहाँ भी उनको सरिया से चलाना चाहते हो। ये कामयाब तुम लोग हो नहीं पाओगे इस चीज़ को लेकर, पूरी तरह से समझ लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो कानून बने हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सुरक्षित हैं। इसमें जो हमने आपको बताया 10,000 मुकदमे लंबित हैं, जिनका 10,000 तो लोग रो रहे हैं, मुकदमे तो और हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में हैं, लेकिन 10,000 ऐसे हैं जो ये मैं बता रहा हूँ बफवाई यूज़र वाले। इस बीच में जैसे ही कानून पास होता है, जैसे ही कानून लोकसभा में बिल पास होता है और राज्यसभा में, ऐसे ही योगी एक्टिव हो गए। योगी ने पूरे यूपी में आदेश कर दिया है संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। भैया योगी जी को घर मकान देने बना के नहीं देने, योगी जी को गरीबों को मकान देने हैं कि नहीं? मोदी जी रोज रिपोर्ट मांगते हैं तुम्हारे यहाँ कितने गरीबों को मकान दिए गए हैं। अगर ज़मीनें नहीं होंगी कहाँ मकान बनाए जाएंगे? किसके लिए बनाए जा रहे हैं? गरीब मुसलमानों के लिए, जिनको पसमानदा कहा जाता। देश की जनता को नहीं, मतलब वो पसमानदागार थी नहीं बेचारी समझ पाती पसमानदा होता क्या। मैं बता रहा हूँ पसमानदा का मतलब जैसे हम लोगों में होता है पिछड़े और गरीब मुसलमान, उसका अर्थ सीधा ये होता है। तो गरीब मुसलमानों के लिए घर बनेंगे अब जब वो ज़मीनें मुक्त होंगी। गरीब जो तलाकशुदा लेडीज़ हैं उनको रहने का आसियाना दिया जाएगा, उनकी शादियां की जाएंगी वहाँ के जो है सुख सुविधा के हिसाब से। तो इससे समाज आगे। मोदी जी ने हमेशा ये बोला है कि अगर देश का 20%, उन्होंने मुस्लिम आबादी की तरफ इशारा करते हुए कहा है, अगर देश का 20% आबादी अगर समाज की और देश की मुख्य धारा में नहीं चलेगी तो देश कभी विकसित नहीं बन पाएगा, विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। इतना प्यार है मोदी जी के अंदर सबके लिए, लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते हैं। इन्हें तो अपनी जागीर है। आपने देखा था ना, जैसे वो अध्यक्ष पे सवाल किया था तो उसका मुंह बंद हो गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था। अखिलेश का आपने देखा होगा, बिल्कुल उसका उसकी तरह सियार की तरह मुंह हो गया जब बोला कि अध्यक्ष नहीं तुम चुन पाए। अरे अध्यक्ष तुम आए क्या हैं? तुम तो अध्यक्ष तुम चुने चुनाए। उन्होंने तो बोला तुम तो 25 साल तक रहोगे, उन्हें पता है तुम ही रहोगे, और यहाँ 13 करोड़ लोग चुनेंगे अध्यक्ष, तब चुना जाएगा। तो जवाब नहीं था उसका। तो पहले ही कह चुके हैं ये वक्फ बोर्ड नहीं भूमाफिया बोर्ड है। बिल्कुल भूमाफिया ही तो है। जमीनों का कब्जा करके जो तुम कर, चलो कब्जा कर लिया बहुत है, कब्जाधारी तो हमारे यहाँ पुराने ज़माने से चली आ रही है। आप देख रहे थे पुराने ज़मानों से राजाओं महाराजाओं जमींदारों के ज़माने से कब्जा होता था, लेकिन कम से कम जिला अदालतें थी, कोर्ट था, सब कुछ था। यहाँ तो तुम्हें भैया फैसला, तुम कब्जा कर रहे हो और तुम ही जज हो, तुम्हें फैसला देना है। तुम कब्जा कर रहे हो और तुम्हें फैसला देना है, तो कैसे ये संभव हो पाएगा कि हम चोर और हम ही जज? वो तो ये भी कह रहा है ना, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। बिल्कुल सही बात है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो जाओ अपने अंगने में जहां तुम्हारा अंगना हो। ये भारत देश है, ये भारत देश है, ये तुम्हारा अंगना नहीं है। जहां तुम्हारा अंगना हो चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, अपने अंगने में जाओ, उल्टे होके नचो जाके। ये भारत देश है, ये सेकुलर कंट्री है और ये संविधान से चलेगा, ये सेकुलर कंट्री। एक और ये इल्जाम ये लोग लगाते हैं, सनातन धर्म के लिए ये बोलते हैं, राम मंदिर का नाम लेते हैं, वहाँ पे कोई ट्रस्ट है, वहाँ कितने जो है मुस्लिम आपने चुना है। मैं तिरुपति बालाजी है या राम मंदिर है या कोई भी जो भारत के जो दार्शनिक स्थल हैं या जो ट्रस्ट हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं इन लोगों को। इकरा हसन जी बोल रही थी ना, इकरा हसन को बोल रहा हूं, ओवैसी को बोल रहा हूं, और वो संजय सिंह बहुत बोल रहा था। इसका भी लगता डीएनए चेक करवाना पड़ेगा। संजय सिंह भी बहुत बोल रहा था, इमरान मसूद हो गया, और वो जिस पे 70 मुकदमे चल रहे संभल वाला बर्क, मैं हाँ जियाउर रहमान बर्क, इनको मैं खुली चुनौती देता हूँ। आप भारत में जैसे आपने वक्फ बोर्ड बनाया है ना, आप सनातन बोर्ड बनने दीजिए।
भारत के गणमान्य लोग, साधु संत, सब लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड बनवा दीजिए आप लोग। मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, आप सब उस ट्रस्ट का हिस्सा होंगे। आपकी इच्छा हो सबको ले आओ। ओवैसी को भी बनाएंगे, इकरा हसन को भी बनाएंगे, बर्क को भी बनाएंगे, इमरान मसूद को भी बनाएंगे। जिसको कहोगे उसको ट्रस्ट का हिस्सेदार बनाएंगे। आप सनातन बोर्ड तो बनाइए, आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। सनातन बोर्ड के नाम से तुम लोगों की ऐसी तैसी हो गई, तुम लोगों ने आग लगा दी सनातन बोर्ड के नाम से। वक्फ बोर्ड है, बनाओ, सबको लेंगे। मैं खुला ऑफर कर रहा हूं और आपको चुनौती देता हूं। एक आखिरी सवाल, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो उसने कहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे लेकिन इसे स्वीकार नहीं करेंगे, और पूरे देश में जगह जगह घूम करके योजना बनाई जा रही है। मैं भी देख रहा हूं। देखो, वो समय चला गया। शुरुआत की बात थी जब इन्होंने शाहीन बाग कांड कर दिया था। अब वो वक्त चला गया, क्योंकि इन लोगों पे मोदी जी को, अमित शाह को और देश की सरकार को बहुत विश्वास था। उसकी आड़ में इन लोगों ने उल्टा सीधा काम कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था। अब ये कहीं करके दिखाएं। अगर ये करके दिखाएंगे तो ये समझ लो संविधान विरोधी हैं। लाल किताब लिए जो नाचते हैं ना, ये संविधान, ये कानून बना है। बोलने वाले तो ममता बनर्जी जैसी तो ये भी कह रही, चिंता मत करो, मेरी सरकार आएगी, हम संविधान बदल देंगे फिर से, और फिर से ये कर देंगे। यानी संविधान बदलने की बात बराबर ये लोग करते हैं। इल्ज़ाम हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि ये संविधान बदलते हैं। इनका ये सपना कभी साकार नहीं होगा। और जब सच्चाई, बस 2-3 महीने गुजर जाने दीजिए, 2-3-4 महीने, जरा पसमानदा गरीब मुसलमानों के लिए अभी योजना है, इसी से शुरुआत हो जाएगी। और शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश से होगी, इसी यूपी से होगी। योगी जी शुरू करेंगे। गरीब मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ, बिल्कुल इन लोगों के चक्कर में मत आइए भैया। तुम लोग मुगल काल में भी पंचर जोड़ रहे थे और हम तुम्हारी दुर्दशा आज भी देख रहे हैं। इन लोगों ने तुम्हें पंचर लायक बना रखा है। या जूस की ठेली जूस बेच रहे हो या पंचर लगा रहे हो, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। योगी और मोदी की सरकार आई है, आपके पास मौका है, आगे बढ़िए और बराबरी का दर्जा हासिल कीजिए।